नमस्कार दोस्तों, आज से हम मैथ्स के टीचिंग मेथड शिक्षण विधियाँ यानी हम वैसे टीचिंग मेथड स्टार्ट कर चुके हैं और 5-6 क्लासेस से लगातार टीचिंग मेथड्स के अर्थ और प्रकृति, उसके सिद्धांत के बारे में जानकारी हम ले रहे थे। उसके अंदर जो 5-6 क्लासेस हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 100% बनते हैं। जैसे कोई डेफिनेशन पूछेगा, वहाँ पर एक डेफिनेशन तो पक्की है, उन 12-13 में डेफिनेशन आपको मैं बताई थी 12-13, उनमें से एक डेफिनेशन आपकी कन्फर्म एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग मेथड शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण विधियाँ। देखिए शिक्षण विधियाँ, और एक एक अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को सीखने वाले हैं। रटने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करना है, हमें एक एक चीज़ हमें समझनी है कि कौन सी विधि क्या है, और हर एक विधि आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इसके अंदर 7-8 विधि हैं, जितने भी आपकी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं हर एक विधि से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्रत्येक विधि आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है और बिल्कुल सरल है। अगर कंसेप्ट समझ गए तो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो ये कंसेप्ट है टीचिंग मेथड्स का, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग मेथड्स। इसके नोट्स हैं जो पूरी मेहनत के साथ मैं बना रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गांधी नॉलेज बैंक टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर इसकी PDF यानी ऐसे नहीं, नोट्स प्रॉपर नोट्स वे में मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें वास्तव में होती क्या हैं। तो देखिए शिक्षण विधियाँ, देखो कई अलग अलग, देखो आपने हिंदी के अंदर भी टीचिंग मेथड्स पढ़े होंगे, संस्कृत के अंदर, इंग्लिश के अंदर, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के टीचिंग मेथड्स, तो मैथ्स में थोड़ा सा सिस्टम अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले शिक्षण विधि होती क्या है, यानी क्यों शिक्षण विधि की जरूरत पड़ती है, क्या होती क्या है शिक्षण विधि, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आराम से कान खोलकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कि एक शिक्षक जब क्लास के अंदर अपने छात्रों को पढ़ाता है, जो अपना विषय वस्तु है, जो अपना कंटेंट है, जो भी आज कोई भी अपना कंटेंट लेकर आया है, मान लीजिए ब्याज के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो वो चीज़ पढ़ाने के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग करता है, कि ऐसे कौन से तरीके उपयोग में लाए जाएं जिनसे छात्रों को अधिगम और भी ज़्यादा हो, छात्रों का बौद्धिक स्तर और भी अधिक बढ़े, उनको ज्ञान स्थायी हो। तो जिन विधियों का जिन तरीकों का वो प्रयोग करता है, उन्हें ही टीचिंग मेथड्स कहा जाता है। और कहते हैं कि एक टीचर को, कोई एक परफेक्ट टीचर तभी होगा जब उन्हें सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान है। जितने भी आपकी टीचिंग मेथड्स आएंगे उन सभी विधियों का ज्ञान है, और उन्हें ये पता है कि कौन से समय पर किस विधि का प्रयोग किया जाए। अब मान लीजिए क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के मंदबुद्धि, उच्च बुद्धि, हर प्रकार के विद्यार्थी हैं। तो किन्हीं को तो एक बार बताने में समझ में आ गया, किन्हीं को 5 बार बताने में समझ में आएगा। तो उसे पता होना चाहिए कि जो 5 बार बताने वाला छात्र हैं उसको मैं कैसे समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं कि उसमें अधिक से अधिक ज्ञान हो जाए और कम समय में वो चीज़ें अपने मस्तिष्क के अंदर स्थायी कर सके। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज जब एक टीचर को होता है तो तभी वह एक परफेक्ट टीचर बनता है। और यही शिक्षण विधियाँ कहती हैं कि क्या शिक्षण विधियाँ क्या होगी, कि एक शिक्षक जब कक्षा के अंदर अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, और जो भी अपनी विषय वस्तु पढ़ा रहा है, पढ़ाने के लिए जो जो तरीकों का प्रयोग करता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आप नोट्स के अंदर देख लेना, प्रॉपर वे में नोट्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है, वो आप आराम से निकलवा लेना या फिर उन्हें लिख लेना, आपका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। तो यानी लाइन लिख सकते हैं, या फिर एक डेफिनेशन और है, SK कोचर साहब ने कहा है कि जैसे कि एक सैनिक को अपने अस्त्र शस्त्रों का चलाने का पता होता है, तो ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक को भी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, और उसे ये पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी विधि का मैं प्रयोग करूं जिससे बालकों को अधिगम अधिक होगा, उस जो विषय वस्तु है उसके अंदर वे रुचि अधिक लेंगे। ये सारा का सारा उसके स्वविवेक पर डिपेंड करता है, यानी उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि किस समय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं इसके कोचर की। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं कि किसी, या फिर नोट्स आप बना लेना, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए
किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जब एक शिक्षक कार्य करता है, जब एक शिक्षक कार्य करता है और यानी जिस तरीकों से बालकों तक प्रेषित करता है, यानी उन तक भेजता है, कौन से तरीकों से वो भेजता है, वे सारे तरीके क्या कहलाते हैं, आपकी शिक्षण मेथड कहलाते हैं, टीचिंग मेथड्स कहलाएंगे या शिक्षण विधियां कहलाएंगी। और जिस तरीकों से बालकों तक प्रेषित करता है, बालकों तक प्रेषित करता है, ये तरीके ही शिक्षण विधियां कहलाते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कि किसी भी विषय वस्तु को जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो जिन तरीकों का वह प्रयोग लेता है वे सारे तरीके ही क्या कहलाते हैं, टीचिंग मेथड होते हैं। एस.के. कोचर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस तरह एक सैनिक को अपने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक को भी अपने शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और वह उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि किस समय कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा जिससे बालकों को अधिगम स्तर बढ़ जाए। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने नोट्सों के अंदर अच्छे से बना रखी हैं, आप बस डाउनलोड कर लेना। और डॉक्टर सरोज सक्सेना ने भी डेफिनेशन दी है कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक है अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है, और जो जिस तरीके से वह प्रेषित करता है उससे उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शिक्षण विधि होती हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल जानकारी होगी शिक्षण विधि के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं आगमन विधि। तो भाई नोट्स इसके ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट कम ही करवाता हूँ, आपको प्रॉपर चीज़ें आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, थ्योरी कम लिखवाता हूँ मैं। नोट्सों के अंदर प्रॉपर थ्योरी लिख रखी है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन देखिए मैंने सब कुछ अंडरलाइन वहाँ पर चीज़ें कर रखी हैं। तो नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विधि के बारे में, आगमन विधि। अच्छे से सुन भी रखी होगी, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा तो, और आराम से हम इस चीज़ को समझेंगे कि आगमन विधि वास्तव में होती क्या है। और निश्चित तौर पर दोस्तों एग्जाम के अंदर इस विधि से क्वेश्चन उठता है। जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं 2018 तक, हर एग्जाम के अंदर आगमन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो ये हमेशा की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और छात्रों को अध्ययन करवाने की दृष्टि से भी ये टीचिंग मेथड, ये जो आगमन विधि है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा इसे हम ध्यान से सुनेंगे, आगमन विधि होती क्या है। देखिए कुछ इसके, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनमें से इसके जो कुछ सूत्र हैं जो आप जानते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये जो सूत्र हैं आपके, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तो ये सारे सूत्र हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये सारे सूत्र, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके कुछ गुण दोष में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से आगमन विधि के लिए सत्य नहीं है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं आगमन विधि होती क्या है। आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम, ये सूत्र यहां पर काम करता है। उदाहरण से नियम, आराम से सुनेंगे। कि जब एक शिक्षक, ध्यान से सुना, एक शिक्षक है क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और सबसे पहले वह नियम ना बताकर, यानी हम मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैथ के अंदर कोई सूत्र वगैरह यही चीजें बताएगा, और क्या बताएगा मैथ के अंदर। तो सूत्र बताने से पहले सीधा आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दे। सुनना ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। टीचिंग मेथड्स देखिए ऐसे ही सही होंगे। तो एक शिक्षक है क्लास के अंदर मैथ्स पढ़ा रहा है, और सबसे पहले जाते ही वह एक क्वेश्चन लिख देगा आपके सामने, उदाहरण देगा कि आपको ज्ञात करना, एक समस्या आपके सामने, छात्रों के सामने रख दी कि मान लीजिए 5000 मूलधन है, 10% वार्षिक दर है, से उसका 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा।
अब आपने सूत्र नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले शिक्षक उसे सिखाएगा कि आपको उदाहरण दिया है, सिखाएगा कि आपको इस तरह करना है, यानी थोड़ा बहुत एक एक स्टेप करके कि आप पहले 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, फिर 10 से गुणा कर दीजिए, फिर 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो आपके पास साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। यहीं से वह सूत्र बना देगा, यहीं से एक फॉर्मूला बना देगा कि हाँ भाई मूलधन बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज होता है। ये फॉर्मूला उदाहरण से बनाया है, उदाहरण से फॉर्मूला बनाया है। इसके बाद छात्र स्वयं देखिएगा, छात्र ये जो लाइनें बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, छात्र स्वयं और अन्य एग्जाम्पल निकालेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेगा, यानी उदाहरण से नियम बनाने के लिए। तो यानी छात्र अगर इसमें काम करेगा, सबसे पहले देखिए छात्र इसके अंदर सक्रिय होगा, पहले तो सुनेगा ध्यान से, चीज़ें देखेगा भी और फिर उस चीज़ों को करेगा। तो छात्र सक्रिय हुआ कि नहीं हुआ? छात्र इस विधि के अंदर सक्रिय होगा, ठीक है। और छात्र अगर किसी विधि के अंदर सक्रिय होते हैं और उस विधि के अंदर छात्र यानी बालक केंद्रित होता है, यानी कोई टीचिंग मेथड है, आगमन विधि है, उसके अंदर बालक को केंद्र में रखकर काम किया जाता है। यानी जो विधियां, जिस विधि के अंदर बालक केंद्रित रहता है या छात्र सक्रिय रहता है और शिक्षक है वो केवल मात्र उसको निर्देश देता है, तो वो विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। यानी मनोवैज्ञानिक, कई बार आपको उलझा सकता है कि मनोवैज्ञानिक का क्या अर्थ है, बहुत बार आपको कंफ्यूजन में डालता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। मनोवैज्ञानिक, देखिए कई बार आता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, गुण दोष में हम पढ़ते हैं, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छात्र सक्रिय रहेगा, क्योंकि वह एग्जाम्पल निकालेगा तो ऑटोमेटिक है कि छात्र सक्रिय रहेगा और स्वयं खोज करेगा। स्वयं खोज कैसे? उदाहरण से वह नियम की ओर बढ़ेगा, तो यानी खुद भी नियम की ओर खोज करेगा, अच्छा कि ये आपका नियम बनेगा, इस तरह नियम बनेगा, यानी उसने एग्जाम्पल किया और उससे चीज़ें आपने नियम की ओर बढ़ रहे हैं, नियम आपने निकाला तो सोचेगा वास्तव में कि उसने नियम निकाला है, अच्छा इस तरह नियम निकलता है, तो ऐसे सोच करेगा, तो उसके अंदर, छात्र के अंदर खोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि पहले तो उदाहरण था, उदाहरण से नियम खोज रहा है वो, तो उसके अंदर खोज की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जिस विधि के अंदर खोज की प्रवृत्ति बढ़ती है उस विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनो, अब खोज करेगा, छात्र सक्रिय है, चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, खुद करके सीख रहा है, खुद कर रहा है, तो उस विधि को देखो, जिस विधि के अंदर करके सीखेगा उसके अंदर ज्ञान क्या है? अधिक स्थायी होता है। एक चीज़, अब इस विधि के अंदर टाइम अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि उदाहरण से नियम आप एक एक एग्जाम्पल करवाएंगे। अब उदाहरण से आप नियम कराएंगे, छोटे छोटे आप इन्हें खंडों में बांट कर इस तरह आप चीज़ें करने वाले हैं कि 1 साल का निकाल लिया, फिर 2 साल का निकाल लिया। तो ये सबसे ज़्यादा रुचिकर विधि किन विद्यार्थियों के लिए होगी? जो छोटी कक्षाओं में है वे ही इनसे ज़्यादा सर्वाधिक सीख सकते हैं। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी और जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, यानी जो इंटेलिजेंट है आपकी तरह, इंटेलिजेंट विद्यार्थी इस विधि से नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि देखिए इंटेलिजेंट है वो छोटे छोटे खंडों के अंदर थोड़ी ना पड़ेगा, उसे तो पता है, उसमें निरस्ता की भावना हो जाएगी, क्योंकि देखो 1 साल का निकालो, 2 साल का निकालो, इंटेलिजेंट है तो वो तो सीधा 2 साल से निकालेगा, तो उसे तो चीज़ें पता है। तो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, जो आपका ज्ञानवान विद्यार्थी है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उनमें निरस्ता इस विधि से आने वाली है। तो यही चीज़ें हैं बस आगमन विधि के अंदर। सबसे पहले शिक्षक है वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा छात्रों के सामने कि आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उससे नियम की ओर बढ़ेगा, उसके सॉल्यूशन के ओर बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ेगा, तो इसके अंदर उदाहरण से नियम के लिए ये चीज़ें होगी। पहले आपको देखिए इसके अंदर कुछ सूत्र भी आते हैं, उनसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। देखो थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ, आगमन विधि के अंदर हो क्या गया। देखिए इस विधि के अंदर थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। आगमन विधि के अंदर इस विधि में छात्र उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ते हैं। कि इस विधि के अंदर छात्र हैं वो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेंगे। आप उदाहरणों से नियम ज्ञात करेंगे। पहली बात, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं। इस विधि में छात्रों को स्वयं नियम अथवा खोज करने का अवसर मिलता है। इस विधि में छात्रों को
स्वयं नियम अथवा सिद्धांत खोज करने का नियम अथवा, देखो एक एक चीज अच्छे से सुनना, नियम अथवा सिद्धांत खोज करने का अवसर मिलता है अगर खोज करने का अवसर मिलता है तो इसे खोज विधि भी आप कह सकते हैं। देखिए वैसे खोज विधि आपकी ह्यूरिस्टिक विधि होती है जिसे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, खोज या अनुसंधान विधि, लेकिन इसे मैं लाइन लिखवा रहा हूं कि इसे खोज विधि भी कह सकते हैं। लेकिन खोज विधि वास्तव में कौन सी है, जो आपकी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग वाली विधि है, आगे हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो इस विधि को खोज विधि भी कह सकते हैं, इस विधि को खोज विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि को खोज विधि भी कहा जा सकता है। तो इस विधि के अंदर क्या होता है कि देखिए इसके नोट्स आपको यहां से मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो लिख रहा हूं, बाकी प्रॉपर नोट्स वहीं पर ही मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर, वहां से आप कर लेना। तो इस विधि के अंदर क्या होगा, अध्यापक है सबसे पहले एक आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएगा, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और आपसे सोल्व कराएगा। देखिए पहले सोल्व कराया, उससे कुछ नियम बनेगा, फिर एक क्वेश्चन और आपको सोल्व कराएगा, फिर एक और करवाएगा, यानी 2-3 क्वेश्चन सोल्व कराएगा। तो ये आपके अंदर धारणा बन जाएगी कि हाँ कि हम इस तरह, देखिए जो हमने ये आपका नियम बार बार आ रहा है ये काम में, तो इससे क्या आप एक नियम बना लेंगे कि हाँ ब्याज इस तरह निकलेगा। एक देखिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक शिक्षक है 3 तरह के त्रिभुज लाता है और प्रत्येक त्रिभुज का कोण माप करता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 त्रिभुज लेकर आएगा, तीनों त्रिभुजों के कोण मापेगा, तो प्रत्येक त्रिभुज का कोण 180 डिग्री आएगा। फिर एक और अन्य त्रिभुज मापेगा, उसका भी कोण 180 डिग्री आएगा। तो ये धारणा बन जाएगी, ये नियम बन जाएगा, ये सिद्धांत बन जाएगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये धारणा कहां से बनी है, उदाहरण से। देखो त्रिभुज उसने वास्तविक रूप से छात्रों के सामने त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज के तीनों कोणों को माप कर दिखाया भी, बच्चा ये देख, ये बच्चे ये देख कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है। तो यानी ये तेरे को ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये नियम, ये सिद्धांत, ये आपका यहां से बनता है, उदाहरण से नियम क्यों। तो इसके अंदर छात्र है, पहली बात छात्र सक्रिय रहेगा, छात्र सक्रिय रहेगा तो ये मनोवैज्ञानिक विधि आपकी हो जाएगी। फटाफट इस चीज को लिखिए। फिर इसके कुछ सूत्र हैं, यानी इसके सूत्र हैं एग्जाम के अंदर हूबहू सूत्र में से क्वेश्चन आएगा, निम्न में से आगमन विधि के लिए सही नहीं है, सूत्र सही नहीं है, ऐसा को कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, ज्यादातर वह यही बनेगा, आगमन विधि के लिए सही नहीं है। या फिर थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए उदाहरण से नियम वाली विधि क्या नाम दे सकता है, उदाहरण से नियम की ओर के लिए सत्य नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो लिखो इस चीज को, ये मैंने पहले बता दिया कि इससे ज्ञान है वो स्थायी रहेगा और छात्र है वो सक्रिय रहेंगे। तो ये चीजें नोट्सों के अंदर अच्छे से मैंने लिख रखी हैं। अब इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं भाई, ध्यान से सुनना। अब कोई उदाहरण आपको देगा, ठीक है, उदाहरण देगा यानी विशिष्ट ज्ञान आपको दिया है, आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, यानी वो चीज क्या है, विशिष्ट। क्योंकि पहले तो आप नियम से चीजें पढ़ते हैं तो विशिष्ट बनती हैं, लेकिन पहले ही आपको विशिष्ट चीज दे दी। अब विशिष्ट से आप सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं कि सामान्य सूत्र आप किस रूप में काम लें जो सभी के लिए प्रयोग हुआ। विशिष्ट चीज तो आपने पहले सीखी, उदाहरण से आप नियम बना रहे हैं, विशिष्ट चीज तो आपने पहले ही सीख ली है, विशिष्ट चीज तो पहले ही सीख ली है। अब उसके बाद कि नियम यानी जो सभी के लिए लागू हो उससे आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आपने खोज किया तो विशिष्ट ज्ञान आपने पहले अर्जित किया है। तो ऐसे कुछ सूत्र आपके आते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र आप लिख लीजिए और बड़ी काम की चीजें हैं भाई। महत्वपूर्ण सूत्र नंबर 1, सबसे पहला मैंने बताया था उदाहरण से नियम की ओर, पहला। दूसरा देखो एक बड़े स्तर पर आपको वस्तु दी जाएगी विस्तृत रूप में, यानी उदाहरण विस्तृत हो गया, बड़ी चीज होगी, और विस्तृत से आप सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं।
यानी नियम की ओर। नियम क्या है, एक सूक्ष्म चीज तो होगी, यानी एक सीधा सा छोटा सा इस सूत्र से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण से आपके सामने एक स्थूल रूप में उस वस्तु को प्रस्तुत किया गया है, वही चीज स्थूल रूप में आपको प्रस्तुत कर दी, तो आप कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, पहले तो आपने प्रत्यक्ष चीज उस चीज से रूबरू करा दिया कि आपको ब्याज निकालना है, इस तरह निकलेगा, फिर उसका प्रमाण की, इसका ये आपका फॉर्मूला होता है। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये सारे सूत्र याद रखने हैं भाई, प्रत्यक्ष से प्रमाण। नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखो पहले तो कोई ज्ञात चीज है वो आपके सामने रखी है, उदाहरण ज्ञात था, और उससे अज्ञात है, हमने कोई नियम बना रहे हैं, अज्ञात ही था उसके लिए। पहले तो आप उस नियम के बारे में जानते नहीं थे, जानते किसके बारे में थे, उदाहरण से। जो चीजें आपने जानते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए एक आपने अज्ञात नियम बना लिया, तो यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऐसी चीजों को ऑब्जर्व किया करो, ज्ञात से, ऑटोमेटिक चीजें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और अभी मैंने बताया था विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये आपके 5 सूत्र काम करते हैं, और ये निश्चित रूप से इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। लगातार क्वेश्चंस इन फॉर्मूलों से आते हैं, आगमन विधि से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इस बार भी संभावना बनती है कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सारे के सारे नियम आपको याद रखने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आगमन विधि के लिए, जिसमें 2016 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से जो आगमन विधि के हम चरण पढ़ने वाले हैं कि आगमन विधि कितने चरणों में होती है, तो यानी उनका सही क्रम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। उससे भी आपको मैं रूबरू कराऊंगा, पहले ये थोड़ा सा लिख लो आप। आगमन विधि के निम्न 4 चरण होते हैं भाई। थोड़ा सा हम समझेंगे इस चीज़ों को, थ्योरी आप नोट से देख लेना, समझाता हूं, बस मेरा काम समझाने का, यहाँ पर नोट्स मैंने बना रखे हैं। आगमन विधि के चरण, आगमन विधि के चरण, आगमन विधि के 4 चरण होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, 3, 4। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा आगमन विधि के अंदर, यानी आगमन विधि का अर्थ समझ गए, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेगा। तो उसमें सबसे पहला काम शिक्षक क्या करने वाला है, बताओ मुझे शाबाश। यानी सीधा, पहले मैंने बताया, सबसे पहले उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेगा, सीधा सीधा उदाहरण रख देगा, विशिष्ट उदाहरण आपके सामने रख दिया। उसके बाद उस उदाहरणों को सोल्व करेंगे, नियम बनाएंगे, नियम बनवा लिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा निरीक्षण, जांच होगी कि वास्तव में जो हमने चीज़ें बनाई हैं वो सत्य है या नहीं। उसमें छात्र और शिक्षक स्वयं दोनों निरीक्षण करेंगे, ज़्यादा छात्र सक्रिय रहकर निरीक्षण करेगा, जो नियम क्या बनाया है हमने निरीक्षण करेगा। उसके बाद उस नियमीकरण, यानी उसका नियम बन जाएगा, निरीक्षण करने के बाद वो एक नियम बन जाएगा कि भी हाँ, इससे जो उदाहरण से हमने ये चीज़ ज्ञात की है वो एक इस प्रकार से हम इस चीज़ को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं, वो एक नियम और सिद्धांत बन जाएगा तीसरे चरण के अंदर। चौथे चरण के अंदर पुनः उसकी पुष्टि की जाएगी, पुनः उसकी जांच की जाएगी, पुनः उदाहरण दिया जाएगा, पुनः उदाहरण द्वारा चेक किया जाएगा कि जो नियम बनाया है वो सही है या नहीं, दोबारा और चेक किया जाएगा लास्ट में। यानी सबसे पहले तो आपको उदाहरण देगा, एक विशिष्ट उदाहरण देगा, उसके बाद निरीक्षण आपको करना है। नंबर 3 नियमीकरण होगा, या उसे समानीकरण कह सकते हैं, और उसके बाद उसकी पुष्टि की जाएगी, उसकी पुष्टि की जाएगी, परीक्षण किया जाएगा कि वास्तव में ये जो हमने नियम बनाया है वो सही है या गलत है। तो पहला काम क्या होगा, देखिए, विशिष्ट उदाहरण। दूसरा काम क्या होगा, निरीक्षण किया जाएगा, अभी बता दिया। तीसरा समानीकरण या फिर नियम,
और चौथा काम क्या होगा, परीक्षण, पुनः उदाहरण से परीक्षण या पुष्टि, परीक्षण या पुष्टि। तो ये 4 काम होते हैं और चारों चरण हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला काम विशिष्ट उदाहरण देगा, दूसरा काम निरीक्षण करेगा, तीसरा काम सामान्यीकरण या कोई नियम बनाएगा और चौथा काम उसकी दोबारा एग्जाम्पल से चेक करेगा कि वो जो नियम बनाया है वो सही है या गलत है। तो यानी उसके बाद परीक्षण या पुष्टि की जाएगी। एक सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा इससे रूबरू कराना चाहूँगा। 1 मिनट में क्वेश्चन लिख लो, इस चीज़ को आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। भाई लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, लिख लिया ना। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं कुछ इस प्रकार। तो ये आगमन विधि आपकी हो गई, इसके गुण दोष हैं वो भी हम कर लेंगे अच्छे से। आगमन विधि के गुण दोष करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है, सीधा सीधा, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम नहीं है। सही क्रम है, सही तार्किक क्रम लिख सकते हैं, तार्किक क्रम है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, देखिए नंबर चेक करना, उदाहरण, उदाहरण, निरीक्षण, उदाहरण, फिर उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण। दूसरा निरीक्षण, उदाहरण, नियमीकरण, निरीक्षण, उदाहरण, नियमीकरण और फिर आपके लिए उदाहरण। ठीक है, और तीसरा आपके सामने है उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, उदाहरण, निरीक्षण, फिर नियमीकरण और फिर आपके लिए उदाहरण। और चौथा ऑप्शन है लास्ट, उदाहरण, नियमीकरण, उदाहरण, नियमीकरण, उदाहरण, निरीक्षीकरण। निरीक्षण, ये है भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और देखिए चेक करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का तार्किक क्रम नहीं है, सही तार्किक क्रम नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी मैंने 4 सोपान बताए हैं उनका क्रम क्या है। एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि उनका क्रम क्या है, और पूछ भी सकता है कि सोपानों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा नहीं है। तो ऐसे भी आपके लिए आप पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है। तो देखिए मैंने जो बताया था उससे ही हम चीज़ें करते हैं। उदाहरण, उदाहरण ऐसा आया था क्या, पहले दो बार उदाहरण थोड़ी ना होगा, उदाहरण से नियम आप बनाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा हम चेक करते हैं निरीक्षण, पहले निरीक्षण थोड़ी ना होंगे, पहले तो उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण देगा, तो ये भी नहीं होगा। उदाहरण, पहले उदाहरण देगा, बिल्कुल सही बात। नियमीकरण, नियमीकरण होगा क्या, नहीं होगा। देखिए तो सही क्रम क्या होगा, उदाहरण, फिर उसके बाद निरीक्षण होगा, फिर उसके बाद उसका नियमीकरण होगा, फिर उसके पुनः पुष्टि के लिए आप एक और उदाहरण करेंगे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा कि पहले उदाहरण होगा, फिर उसका निरीक्षण होगा, फिर उसमें नियमीकरण होगा, फिर उसके बाद उसकी पुनः पुष्टि होगी, और उससे आप एक और जो अपना नियम है वो आप क्रिएट कर देंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, देख लो सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर। और वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी उसके अंदर
गोलमाल की प्रक्रिया नहीं होती है, तो सीधा आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अब एक क्वेश्चन करके इस चीज़ को समाप्त करते हैं, फिर इसके गुण दोष करेंगे। और गुण दोषों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। गुण दोषों के बारे में तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल ही चुकी है, तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। देखिए कैसे एक क्वेश्चन सोल्व होता है, बाकी इतनी कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यानी शिक्षक है, एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार कि किसी व्यक्ति ने 10% की दर से 10% की दर से 5,000 रुपये उधार लिए, की दर से 5,000 रुपये उधार लिए, दो वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो ये उदाहरण दे दिया। अब देखो कैसे आगमन विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो माना जाएगा, माना 100 रुपये उसने उधार लिए हैं। देखिए कैसे करेगा वो, जो जानते हैं। माना 100 रुपये उसने लिए और 100 रुपये उसने उधार लिए हैं, तो 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, क्योंकि देखिए दर क्या दे रखी है, वार्षिक दर दे रखी है, तो 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना होगा बताओ। इससे एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। देखो 10% दर है और 100 रुपये आपके पास है, तो सीधी सी बात है उसका ब्याज आपके पास कितना हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, सीधी सी बात है, यहाँ पर 10 रुपये आपका यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 10% की दर से। सीधी सी बात, 10/100 एक वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब ऐसे ही 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, क्योंकि इसने दे रखा है, ब्याज कितना हो जाएगा। देखो 10% दर दे रखी है, तो यानी यहाँ पर 10/100 यानी 10/100 आएगा और 1/10 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपका 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज। अब यहां पर देखिए दे रखा है आपको 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, ऐसे करेगा ये। मूलधन 5,000 होने पर 5,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, यहां से 5,000 इंटू 1/10। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 वर्ष का आपको ज्ञात करना है। यदि समय 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5,000 इंटू 1/10 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1,000 रुपये एक साल का ब्याज। 5,000 रुपये का 10% की दर से 1,000 रुपये ब्याज आएगा। अब यहां से एक शिक्षक हैं या छात्र स्वयं यहां पर कार्य करके फॉर्मूला बना देंगे क्या, कि देखो ये तो इस प्रकार हो रहा है, यानी 3-4 उदाहरण और करेंगे, फिर उसके बाद उसका निरीक्षण किया जाएगा, फिर नियम बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उसका एक पुष्टि की जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बना देगा शिक्षक। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अभी एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके गुण और दोषों के बारे में। आगमन विधि के गुण व दोष, फिर ये आपकी आगमन विधि कंप्लीट हो जाएगी और एक क्वेश्चन कन्फर्म इसमें से पूछा जाएगा। आज ही मैं कह रहा हूँ आपसे, आगमन विधि से एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगमन विधि के गुण व दोषों के बारे में। तो देखिए यहां पर एक एक चीज जो हमने समझ रखी है, बस उनको नोट डाउन करना है। यहां लिखते हैं गुण, यहां लिखते हैं दोष, और अब करते हैं बात इनके बारे में। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आगमन विधि है उसके अंदर छात्र है वो सक्रिय रूप से रहकर
कार्य करता है। शिक्षक उसे पहले उदाहरण, विशिष्ट उदाहरण देगा और छात्र हैं बार बार उनके एग्जाम्पल निकालेगा, यानी छात्र सक्रिय हैं, पूरा केंद्र बिंदु बालक है, बालक केंद्र बिंदु है, तो यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि होगी। नंबर 1 मनोवैज्ञानिक विधि, बस ऐसे लिखना है, बस ज़्यादा। मनोवैज्ञानिक विधि, बुकों के अंदर बेवजह की चीज़ें लिख रखी हैं, वो लास्ट में पूरा लिखकर ऐसा रहता है, तो लास्ट में मनोवैज्ञानिक लिखा, तो सीधा वो लिखो ना, क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा, मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरा देखिए, छात्र सक्रिय रहकर काम करेगा, बार बार एक एक चीज़ को यहाँ पर प्रयोग करेगा, यानी देखेगा बार बार उस नियम से, उदाहरण से नियम बनाएगा, यानी बार बार उसी चीज़ को क्रिया बार बार दोहरा रहा है, तो उससे क्या होगा, ज्ञान उसका स्थायी होगा। दूसरी चीज़ ज्ञान स्थायी। नंबर 3 पर हम बात करते हैं, और ये मैंने आपको बता दी कि ये बालक केंद्रित होती है, यानी अब एक बालक को यहाँ पर केंद्र बिंदु में लाकर रखा जा रहा है, बालक को चीजें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बालक क्या है इसके अंदर, केंद्रित, बाल केंद्रित। नंबर 4 पर हम बात करते हैं। अब देखो, बालक है, उदाहरण से नियम बना रहा है, तो उसे चीजें सोचनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे होगा, ये तर्क करेगा, शिक्षक के साथ बातचीत करेगा कि हाँ सर इस प्रकार ये चीजें हो जाएगी, तो इसके अंदर बालक के अंदर तर्क व चिंतन का विकास होता है। नंबर 4 तर्क एवं चिंतन का विकास। नंबर 5 पर हम बात करते हैं, और ये मैंने बता दिया कि बालक है वो करके सीखेगा, पहले ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, करके सीखने पर बल दिया जाता है, सीधी सी बात है, करके सीखने पर बल। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी। अब देखते हैं इसके दोषों के बारे में। दोष देखिए, ये तो इसके गुण हो गए, इसकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो गई कि हाँ ये इस तरह काम आएगी। दोष भी बहुत सारे हैं। कैसे? सबसे पहले तो देखिए, ये उदाहरण से नियम बनाएंगे, हर आप क्वेश्चन उदाहरण से नियम करने जा रहे हैं, यानी पहले क्वेश्चन करेंगे फिर उसके उदाहरण से नियम बनाएंगे, तो उसके अंदर कितना समय जाएगा? बोलो, समय अधिक खर्च होगा, सीधी सी बात है, समय अधिक खर्च होगा। अब समय ज़्यादा लगेगा तो जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा नहीं होगा। तो ये दो दोस्त तो आपके सामने आ गए, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा और समय अधिक खर्च होगा। तो नंबर 1 चीज़ क्या है? समय। तुलना करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा, समय अधिक खर्च। दूसरा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं। अब देखो, तीसरे की हम बात करते हैं। दो तो आपने पढ़ लिए कि क्या है ये, समय अधिक खर्च, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं। अब इसके अंदर हमने बात की थी कि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ये विशेष उपयोगी होती है, छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए ही ये उपयोगी होती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बड़ी कक्षाओं वाले विद्यार्थी तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते हैं, उदाहरण से नियम उनमें नहीं होंगे और ना ही उनका पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालक हैं उनका पाठ्यक्रम भी छोटा होता है, लेकिन जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं उनका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है और उदाहरण से नियम से पाठ्यक्रम पूरा करना ये मुश्किल काम है और ना ही ये होगा। तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्या? उपयोगी नहीं। उच्च कक्षाओं के लिए ये विधि आपकी विशेषकर उपयोगी नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ से ही हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी से हम निकालते हैं। एक हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था, प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये उपयोगी नहीं होगी। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि इससे उनमें निरस्ता आएगी। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी नहीं, के लिए उपयोगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें निरस्ता आएगी। और देखिए, इसके लिए अनुभवी अध्यापक चाहिए जो प्रत्येक टीचिंग मेथड का ज्ञान रखते हैं और इस विधि का पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं। आगमन विधि का पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वाले ही
शिक्षक यहाँ पर चाहिए। अगर ऐसे शिक्षक नहीं मिलते हैं तो कोई फायदा नहीं है, आगमन विधि सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यानी इसके अंदर अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है, अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता, अध्यापकों की आवश्यकता, अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता। यानी जो साधारण टीचर हैं वो नहीं करवा सकते इन चीज़ों को, अनुभवी और आपके योग्य अध्यापक हैं। अनुभवी एवं एक शब्द यहाँ लिख सकते हैं, एवं योग्य, अनुभवी एवं योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है, बिना उनके ये कार्य नहीं हो सकता। तो ये थी भाई आपकी आगमन विधि। मोटे मोटे रूप पर आपको मैं बता दूं कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि होती है कि एक शिक्षक है वो कक्षा के अंदर आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उदाहरण से ही क्वेश्चन सोल्व होगा और उससे ही आपका नियम और सिद्धांत बनेगा। इस विधि के अंदर छात्र हैं वो सक्रिय रूप से काम करने वाले हैं। अब सक्रिय रूप से काम करेंगे तो उस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहेंगे। और इस विधि में छात्र हैं वो करके सीखते हैं, स्वयं खोजते हैं, तो इस विधि को खोजी विधि भी कह सकते हैं। और करके सीखने पर बल दिया जाता है। और इस तरह 3-4 चीज बालक पर हो रही है तो ये बाल केंद्रित विधि भी आपकी होने वाली है। छोटी कक्षाओं के लिए विशेष ये उपयोगी होती है, लेकिन इसके गुण भी हैं, दोष भी हैं। वो क्या है कि ये प्रतिभाशाली बालक हैं उनमें निरस्ता पैदा करेगी, क्योंकि उनको चीजें आती हैं। तो उन प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये विशेषकर उपयोगी नहीं है। उच्च कक्षाओं के लिए भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इससे समय अधिक खर्च होता है, समय अधिक खर्च होगा, उससे उनका पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं होगा। इस विधि के लिए अनुभवी एवं योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है, वो हर जगह नहीं प्राप्त होते। तो इस विधि के ये गुण हैं, ये दोष हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 सेकंड ग्रेड के लिए ये विधि। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे और आप देख लेना एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर निगमन विधि के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना भाई टेलीग्राम चैनल से और उनको बना लेना या फिर उनको लिख लेना। बार बार उन चीज़ों को पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, आपके काम चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।